नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष विधान भवन में ई विधान प्रणाली का उद्घाटन करते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद रहे। विधानसभा में आज से ई विधान प्रणाली की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विपक्ष के दिग्गज और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने विधायकों को सदन की कार्यवाही, संसदीय परंपराओं का पाठ पढ़ाया। तो वहीं विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी कि कल सुबह 11:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह का समापन करने वाली हैं। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी भी विधायकों को संबोधित करेंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ये पूरा केस ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज को 25 साल का अनुभव होता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें जिला अदालत में रखें, हम जिला जज को निर्देश नहीं दे सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर जल्द सुनवाई हो। तो वहीं कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट लीक होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, सर्वे रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जज के सामने पेश होनी चाहिए थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई वाला अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक लागू रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत डीएम मस्जिद में नमाज जारी रखेंगे। मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक नहीं होगी। 20 लोगों को अनुमति मिली है, आपको बता दें, लेकिन वजू खाना सील रहेगा और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी डीएम के कंधों पर होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर वजू की जगह सील होने के बाद आज शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर नमाजी जमा हो गए। 700 लोगों की क्षमता वाली मस्जिद में करीबन 1200 लोग आ गए थे, जिसके बाद मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से लोगों से अपील की गई कि मस्जिद भर चुकी है, अब जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं आसपास या फिर दूसरी मस्जिदों में चले जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी पुख्ता तैयारियां की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाना सील होने के बाद आज पहली बार मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी थी, जिसके लिए पहले से इंतजाम किए गए थे। जो अदा है वो पूरी हो चुकी है और हम नमाजी निकल गए हैं बाहर। हम इनसे बात करते हैं कि क्या आखिर कारण है, क्यों नमाज के लिए लोगों को रोका गया, जगह थी या नहीं थी, वहां भीड़ ज्यादा हो गई या कुछ और हो गया। हम इनसे बात करते हैं। कह रहे हैं कि सर क्यों आज रोका गया है, नमाज के लिए भीड़ ज्यादा थी या जगह थी उसके बावजूद? नहीं, जगह थी, वो थोड़ा प्रशासन की लापरवाही है। क्या लग रहा है मतलब उनको आदेश मिला होगा। देखते हैं सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं, जो कोर्ट की कार्रवाई उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? कोर्ट का कार्रवाई तो भाई दादागिरी चल रहा है। वो क्या आप लोगों के पक्ष को नहीं सुना जा रहा है? कहा अगर सुने हो तो वो सर 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 क्या आपके पक्ष को नहीं सुना जा रहा है? अरे मैं बतावे में क्या वो है, डरो मत इतना कर। प्लीज प्लीज। अगर यहाँ नहीं होता तो दुनिया कहीं भी चले जाएंगे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं। क्या जो ये आज वजू रोका गया था, तमाम चीजें वहाँ प्रशासन ने ब्रैकेट कर दी है, इससे कितने आहत हैं आप लोग? बहुत आहत है सर, हमको बहुत दुख है कि हमको वहाँ वजू नहीं बना दिया गया, इस्तिंजा नहीं करने दिया गया। ये क्या मतलब, एक पक्ष को सुन करके वहाँ सील कर दिया गया। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नहीं, नाम तो नहीं बता पाएंगे। तो जैसा कि इनका कहना है कि वजू नहीं करने दिया गया और जो वजू खाना है उसको रोक दिया गया है, पूरी तरह से ब्रैकेट कर दिया गया है। कोर्ट एक तरफा सुनवाई कर रहा है, हम लोगों का नहीं सुन रहा है। अगर कोर्ट हमारा नहीं सुनता है तो हम भारत छोड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजम खान 27 महीने बाद आज सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। कल यानी कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। देर रात उनकी रिहाई का आदेश सीतापुर जेल पहुंचा। रिहाई के बाद आजम का जेल के बाहर शिवपाल सिंह यादव, उनके दोनों बेटों और तमाम समर्थकों ने स्वागत किया। सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर जलपान के बाद उनका काफिला रामपुर के लिए रवाना हो गया। रामपुर पहुंचते ही समर्थकों ने आजम पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। घर पर सुबह से ही आजम के समर्थकों और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। देखिए इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि ये
मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, उनमें बस मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ़ किस चीज़ के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है? तो जेल से निकलने के बाद भी यहाँ पर आजम खान के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मेरी तबाही में मेरे अपनों का हाथ है। इशारा किसकी तरफ है समझ लीजिए। वहीं दूसरी ओर आजम खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। सपा नेता नरेश उत्तम ने कहा कि आजम खान पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसे अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने संसद और सड़कों पर उठाया। उन्हें जमानत मिलना न्याय की जीत है। मोहम्मद आजम साहब जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर जो भी अन्याय हुआ है उसको लगातार माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने समय समय पर सदन से लेकर सड़क तक उठाया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आजम साहब को रिहा करने का आदेश दिया, उनकी जमानत दिया है। ये न्याय की जीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय किया है और भारतीय जनता पार्टी अन्याय करती है। भारतीय जनता पार्टी के अन्याय से सब लोग त्रसित हैं और आजम साहब की आज रिहाई हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देते हैं। तो वहीं आजम खान की जमानत के बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आजम खान को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही समाजवादी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं, लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा इसको लेकर के भी सभी सकते में। भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा का मानना है कि 2024 के इलेक्शन में आजम खान किसी भी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं नजर आएंगे। बीजेपी एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज करेगी। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद पश्चिम के एक कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर आजम खान रिहा हो गए, लेकिन राजनीति उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक गर्मा गई है। हमारे साथ पूर्वांचल के एक सांसद रविंद्र कुशवाहा जी हैं। सर, आजम खान आज रिहा हो गए हैं, काफी सियासत गरमाई हुई है, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी कहती है उसका बड़ा योगदान है। बाकी ब्रजभूषण जो सांसद हैं आपकी पार्टी के, वो भी मिलने की उनसे उम्मीद जता चुके हैं कि वो भी मिलना चाहते हैं। तो फिलहाल आजम खान का इतना बड़ा चेहरा हो चुका है, उत्तर प्रदेश में क्या नई इबारत लिखी जाएगी? कोई नई इबारत नहीं लिखी जा रही है। आजम खान कोई नए पैदा नहीं हुए, आज के बहुत पुराने नेता हैं आजम खान साहब। और आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शुरू से ही उन्होंने मुहिम चलाई है, उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, आज भी है। अब अखिलेश जी में उनमें क्या विवाद है? अखिलेश जी क्यों नहीं उनके लिए लड़े? अब तो अखिलेश जी बताएंगे। और राजनीति में कोई अस्पृश्यता नहीं होती है। राजनीतिक संबंध सबके व्यक्तिगत संबंध होते हैं, सब मिलते जुलते हैं। तो ब्रजभूषण सिंह जी अगर मिल रहे हैं तो लोकसभा में 7 लोग रहे हैं, हम लोग भी हैं, सेंट्रल हॉल में मुलाकात सबसे हो जाती है, हेलो हाय हो जाती है, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं होता है। आज जिस तरह से सिम्टम्स दिए उन्होंने, कई समाजवादी पार्टी के नेता जब उनसे मिलने जा रहे थे जेल, तो वो मुलाकात नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ संकेत देने की कोशिश की उन्होंने आजम खान ने। अगर भाजपा पार्टी में वो आने का संकेत देते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया जाएगा उनका? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी में आजम खान का हम स्वागत कर ही नहीं सकते। ये 2 ध्रुव है, ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। और आजम खान ने जिस तरह से भारत माता को डायन कहा था और जिस तरह से हमारी हिंदू अस्मिता पर उन्होंने सवाल उठाए और ऐसी बातें उन्होंने कही है, उसके आधार पर कभी भी ये संभव ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में आजम खान का स्वागत हो। शिवपाल यादव आज उनको लेने गए थे। शिवपाल यादव बड़ा कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी के वो भी फाउंडर मेंबर हैं। अगर ये दोनों साथ आगे क्योंकि नए मोर्चे की कुछ कहानी बनाते हैं कि 2024 को लेकर, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा।
सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर जलपान के बाद उनका काफिला रामपुर के लिए रवाना हो गया। रामपुर पहुंचते ही समर्थकों ने आजम पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। घर पर सुबह से ही आजम के समर्थकों और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। देखिए इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि यह मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हजारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ किस चीज के लिए करूँ। मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। भारत की उभरती हुई मुक्केबाज निखत जरीन ने इस्तांबुल में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड की चिटपोंग जुतामास को 5-0 से एक तरफा हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो वहीं इस जीत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए बधाई दी और कहा कि मां भारती की बेटी निखत जरीन जी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर वैश्विक पटल पर देश का मानवर्धन किया है। आपकी इस ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि पर हम सभी गौरवान्वित हैं। आपको हृदय तल से बधाई, उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए विधान परिषद में नेता सदन बना दिया गया है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की जगह विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बनाए जाने का प्रस्ताव सभापति को भेजा था, जिसे अनुमोदित करते हुए उन्हें विधान परिषद का नेता सदन चुन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान स्वतंत्र देव सिंह की बड़ी भूमिका रही। स्वतंत्र देव सिंह के पास संगठन के साथ साथ सरकार के कामकाज संभालने का भी अनुभव है। वो यूपी विधानसभा के चुनाव में काफी सक्रिय नजर आए। उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ का विश्वास पात्र कहा जाता रहा है और मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते हुए स्वतंत्र देव सिंह लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनमें जोश भरने का काम भी करते रहे हैं। बांदा जिले में एक जिलाधिकारी के जेसीबी चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बांदा के जिलाधिकारी अनुराग पटेल की ओर से जल संचयन को लेकर के प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवित करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत जनपद के कई सूखे हुए तालाबों, नदियों और झीलों को चिन्हित करके उन्हें पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत जनपद के नरैनी क्षेत्र में बहने वाली 21 किलोमीटर लंबी गहरार नदी पूरी तरीके से सूख चुकी है, जिसको पुनर्जीवित करने के लिए वहां खुदाई का काम किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने खुद कुछ समय के लिए जेसीबी में बैठकर नदी के रास्ते में जमी हुई मिट्टी को खोदने का काम किया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उत्तर भारत में इस समय प्रचंड गर्मी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस भीषण गर्मी में ताजनगरी आगरा में भी ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आग बरस रही हो। पिछले कई दिनों से आगरा में तापमान 45 से 48 के बीच में बना हुआ है। इस भीषण गर्मी के चलते आगरा में आने वाले पर्यटकों को भी गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। देखिए, आगरा में इन दिनों गर्मी प्रचंड है। तापमान अधिकतम 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के करीब है। ना दिन में चैन है और ना रात को सुकून। दोपहर के समय सड़क पर निकलने में लू के थपेड़े लग रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 दिन बाद आगरा वासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इस भीषण गर्मी के चलते आगरा में आने वाले पर्यटकों को भी गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। इस गर्मी में पर्यटकों की संख्या बेहद कम हो चली है। जैसे धीरे धीरे सूरज चढ़ता है, वैसे वैसे ताज नगरी आगरा की गलियारों में सन्नाटा पसर जाता है।
गर्मी तो इतनी पड़ रही है पर्यटक फिर भी थोड़ा बहुत कम हो गया है पहले से। हाँ, जब तक गर्मी सही नहीं होगी तो टूरिस्ट कहाँ से आएगा। जी जी जी। जब मौसम सही हो जाए तो टूरिस्ट भी आने लगे। जी जी। अब इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 46-47 टेम्परेचर है। हाँ, जब देखेंगे हम लोग जैसे लोग गाइडों की हालत ख़राब है तो टूरिस्ट की तो वैसे ही ख़राब हो जाए। जी हाँ, देख सकते हैं कि हम इस साल गर्मी का जो रिकॉर्ड है वो टूटते जा रहा है, बट स्टिल आगरा देखने का सबका जो गर्मियों की छुट्टी होती है तो इसे हम देखने आए हैं आगरा। गर्मी तो है बहुत, बट क्या कर सकते हैं, ताजमहल भी देखना है। गर्मी है लेकिन फिर भी देखने का मन है तो इसलिए आए हैं उतना दूर से। जी जी जी। देखने का शौक था एक बार कैसा बना हुआ है। आगरा की गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। मौसम विभाग के मुताबिक शहर वासियों को अभी 4 दिन और गर्मी झेलनी होगी। 23 मई को आंशिक बादल रहने से तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं 24 और 25 मई को बादल छाए रहेंगे। तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है, जिसके बाद ही आगरा वासियों को थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। ताजनगरी आगरा में लगातार आसमान से आग बरस रही है, क्योंकि यहाँ पर तापमान 45 से 48 के बीच में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ताज का दीदार करने वाले पर्यटक यहाँ पर बहुत कम देखे जा रहे हैं। और आप जो पीछे देख रहे हैं कि बिल्कुल नगण्य है एकदम, एक तरह से सिर्फ आपको यहाँ पर कर्मचारी दिखाई देंगे, सुरक्षाकर्मी दिखाई देंगे या सफाई कर्मी दिखाई देंगे, लेकिन पर्यटक यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण है आगरा की गर्मी। आगरा की गर्मी ने यहाँ का हाल बेहाल किया हुआ है, और जिसके चलते यहाँ पर जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि कोविड के बाद में थोड़ी सी उम्मीद जागी थी, लेकिन एक बार फिर प्रचंड गर्मी ने उनको बेहाल कर दिया है और कोई उनको काम धंधा नहीं मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी इस धूप बड़ी तपिश से कब तक निजात मिल पाती है, क्योंकि आगराइट्स लगातार 46, 47 और 48 डिग्री के तापमान से बेहाल हो चुके हैं। मैं ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा। इस सत्र में धामी सरकार अपना बजट भी पेश करेगी, इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी आएगा। आपको बता दें कि सीएम धामी इन दिनों लगातार बजट को लेकर के आम जनता के अनुरूप बनाने के लिए लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि बजट पेश करने के पहले इसे लेकर आम जनता की रायशुमारी भी हो रही है। राज्य का बजट सामान्य जनता का बजट बने, इसके लिए नैनीताल के बाद देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। किस तरीके से ऐसा है, गैरसैंण में होना ही है जो हमारा अगला सत्र है, बजट सत्र है। टेंटेटिव जरूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते कि पुख्ता है कि 7 तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो अभी ये टेंटेटिव डेट है और जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपके बीच में आकर आपको। हरिद्वार जिले के लक्सर में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बुलडोजर के पीले पंजे की दहाड़ जमकर सुनाई दी। लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट ने के सख्त आदेशों के बाद नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन ने आज अतिक्रमण मुक्त अभियान को अंजाम दिया है। अतिक्रमणकारियों को पहले से ही इसे लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया गया था। उप जिला मजिस्ट्रेट के साथ साथ नगर पालिका परिषद और पुलिस प्रशासन बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान हल्का फुल्का विरोध भी प्रशासन को झेलना पड़ा। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनाने जा रही है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने बताया कि आगामी 30 मई से 15 जून तक देश भर की तरह उत्तराखंड में भी बूथ स्तर तक इस संबंध में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई गई कई योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को जोड़ने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है और इसके अंतर्गत उत्तराखंड सहित देश में सभी प्रदेशों में कार्यक्रम होंगे और प्रदेशों के साथ ही जिला स्तर पर
मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर भी ये कार्यक्रम किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसान, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, लाभार्थी और अन्य सभी वर्गों के लोगों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य किए गए हैं और हाल ही में कोरोना के दौरान जो टीकाकरण का एक महाअभियान हुआ है उसके बारे में सभी लोगों को बताया जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।